कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हटा रहे हैं या हम उसकी रिस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं। एक्चुअल में इस एक्ट की तैयारी की जा रही है और इसको लाके आपके ऊपर पूरा का पूरा एक टोटलिटेरियन सिस्टम को कंट्रोल करने की आपको पूरी कोशिश की जा रही है। विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट साहिल, जिनका फेस देखकर लोगों के जहन में राहत की सांस आती है, क्योंकि इस पूरे दौर में अगर देखा जाए तो आपने एडवोकेट नीलेश ओझा और एडवोकेट साहिल, डॉक्टर तरुण कोठारी और डॉक्टर बीआरसी, तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने इस भयावह स्थिति में आप लोगों को एक राहत की सांस दी है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवोकेट साहिल से कि जो नया हेल्थ बिल है, जो नई हेल्थ पॉलिसी है, वो क्या है और क्या जिस तरीके से एडवोकेट नीलेश ओझा ने महाराष्ट्र में एक पहल करके और जिस तरीके से संपूर्ण मानव जाति को हम कह सकते हैं कि विनाश होने से बचाया, अब की जो स्थिति है वो ये है। तो एडवोकेट साहब क्या कहेंगे, जो नई हेल्थ पॉलिसी है ये क्या है, थोड़ा सा बताएं। जी, सबसे पहले तो नमस्ते आपको और सभी दर्शकों को। नमस्ते। मैं इसमें कहना चाहूंगा, सरकार जो इस समय पे ये बिल लेके आई है, ये हमारे सामने है, नेशनल हेल्थ बिल के नाम से जो नेशनल हेल्थ एक्ट लेके आ रहे हैं। ये ड्राफ्ट जो है 2017 का ड्राफ्ट है। ये आपको जब भी इसको समझना है तो आपको ये देखना होगा, सिर्फ आपको इसको अकेले को नहीं देखना, आपने साथ में इसको भी रिलेट करना है क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल को। जी, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन जो बिल है उसको साथ साथ आप इसको भी रिलेट कीजिए। ये जो आपकी टेस्ट किट्स इंपोर्ट की गई थी, उन टेस्ट किट्स को जो इंपोर्ट किया गया था, मैं इसमें से कुछ शब्द हाइड कर देता हूं, आपको दिक्कत ना आए ताकि आपके चैनल को। तो ये टेस्ट किट्स इंपोर्ट की गई थी, ये भी 2017 में की गई थी। तो ये इत्तेफाकन नहीं हुआ, ये सब कुछ वेल प्लान्ड है और सिस्टमेटिक तौर पे किया जा रहा है। इसके माध्यम से अभी जो पिछले 2 साल से सरकार ने डिप्टी कमिश्नर्स के माध्यम से आपसे जो आजादी छीन रखी थी, अभी तक तो उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था इन चीजों के लिए और कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, फिर भी वो इस प्रकार की चीजें कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं, लोगों को पता है कि ये गलत हो रहा है, लोगों को समझ आ रहा है कि बीमारी जब आती है, जब मन करता है उस समय बीमारी आ जाती है और जब मन नहीं करता उनका, पॉलिटिशियंस का, तो उस समय भाग जाती है बीमारी। जैसे कि अभी आपने इलेक्शंस में देखा, दिल्ली के इलेक्शंस हुए, पंजाब के इलेक्शन हुए, वहां पे 5-5 लाख लोग इकट्ठे खड़े हुए, वहां पे कोई बीमारी नहीं थी। और जहां हमारे किसान भाइयों ने ये चीज प्रूव की, 1 साल से ऊपर किसान आंदोलन चला, वहां पे कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन अब उनको दिख रहा है कि लोग जो हैं जागरूक हो रहे हैं, इसी कारण से आपसे डरते हुए उन लोगों ने इस प्रकार के कानून को लाने की तैयारी की है। ये पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एपिडेमिक, बायोटेररिज्म एंड डिजास्टर बिल, ये 2017 वाला जो है, इसको अब ये पारित करने वाले हैं मॉनसून सेशन के अंदर। इसके माध्यम से ये यहाँ पे आपके जितने भी कलेक्टर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनको इस प्रकार की ताकत दे देंगे कि वो किसी भी प्रकार की एपिडेमिक को डिक्लेयर कर देंगे। सिर्फ आपके जो कलेक्टर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को नहीं, कलेक्टर्स के अलावा जो आपके एसडीएम्स हैं और जो आपके बीडीओ हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, उनके पास भी काफी ऐसी पावर्स आ जाएंगी जिसके माध्यम से, और वो लोग आपको ये कहेंगे कि हाँ ये बीमारी है, और जिसका कि इन्होंने ये भी लिखा है डिसइंफेक्शन के अंदर, यहां ये लिखते हैं, डिसइंफेक्शन मीन्स द प्रोसीजर वेयर बाय हेल्थ मेजर्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल। आपको शब्द पकड़ने होंगे, ये लोग शब्दों में कैसे आपको उलझाते हैं। टू कंट्रोल एंड किल इन्फेक्शियस एजेंट्स ऑन ए ह्यूमन और एनिमल बॉडी। समझ रहे हैं आप, ये शब्दों में आपसे खेलते हैं हमेशा। तो ये कंट्रोल एंड किल इन्फेक्शियस एजेंट, इनकी बात करते हैं ये। और ये इन्फेक्शियस एजेंट कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, इसको कौन डिक्लेयर करेगा, ये सही होगा कि नहीं होगा, इसके पीछे कोई साइंटिफिक ग्राउंड होगा कि नहीं होगा, इस बारे में ज्यादा बातें नहीं की जाती। आगे ये कहते हैं कि एपिडेमिक, एपिडेमिक मीन्स
the occurrence of any community, the occurrence in a community or region of cases, यहां पे डेथ की बात नहीं हो रही है, यहां पे डेड लोगों की बात नहीं हो, मृत्यु की बात नहीं हो रही, यहां पे केसेस की बात ये करते हैं कि नंबर ऑफ केसेस के बाद आपने हमेशा देखा कि सारा का सारा जो गेम था वो केसेस पे निर्भर था, डेथ पे नहीं था। तो अभी जो इन्होंने बूटियां लगाई हैं उसका जो असर आएगा, उससे लोग मरेंगे, तभी हो सकता है कहें कि अब तो देखो मर भी रहे हैं लोग, लेकिन अभी तक जो गेम चला वो सारा का सारा गेम जो था वो केसेस के ऊपर था। उस केसेस शब्द के माध्यम से इन्होंने गेम खेला। आगे ये कहते हैं स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, ये जो शब्द है बिहेवियर, स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, और वहां आपसे ये CAB यूज करते हैं, बीमारी एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो जो शब्द है वो बीमारी एप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB, वहां पे भी बिहेवियर शब्द आता है, क्योंकि सारा का सारा ये जो गेम है, सारा का सारा ये जो नेक्सस है, ये दिस इज प्योरली अबाउट अ साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, और ये आप लोगों की साइकोलॉजी को कंट्रोल करना चाहते हैं। दैट इज वेयर दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू कंट्रोल योर बिहेवियर, दिस इज देयर मेन टारगेट। इसके माध्यम से ये लोग जब मन करेगा उस चीज को कर देंगे। और आगे ये एपिडेमिक प्रोन डिजीज में कहते हैं, अगर हम आपको दिखाएं इसके अंदर, कि इसमें ये शेड्यूल 1 में कहते हैं कि इसमें क्या कुछ आता है एपिडेमिक डिजीज के कैटेगरी के अंदर। ये कहते हैं एंथ्रेक्स, बर्ड फ्लू, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, कॉलेरा, डेंगू, ठीक है, एथिक फीवर्स, इसके अलावा HIV। आपको ध्यान देना होगा इस शब्द के बारे में। अभी जो लोगों को बूटी लगाई जा रही है, उस बूटी के बाद उनको कहा जा रहा है कि उसकी इम्यूनिटी एक समय के बाद डाउन हो जाती है, उसके बाद आपको जो दोबारा से उसको रिचार्ज करवाना पड़ता है। जो B से शब्द है वो जो लगवाना पड़ता है उनको, उस शब्द के माध्यम से अभी आपको कह रहे हैं कि आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। जैसे आप फोन को चार्ज करते हो, रिचार्ज करते हो, उसी प्रकार से उसको चार्ज करो। तो ये आपकी इम्यूनिटी की जो बात है, और ये जो शब्द है HIV और एड्स, इसका भी डायरेक्ट कनेक्शन जो है इम्यूनिटी से है। और आने वाले समय में हो सकता है ये लोग कहेंगे कि उन लोगों की इम्यूनिटी इतनी डाउन हो चुकी है कि अब वो लोग इस बीमारी के लगभग इक्विवेलेंट हो चुके हैं, तो वो लोग उनको इस प्रकार की दवाइयां देंगे, या इस प्रकार के जो इसके लिए टीके बनाए गए हैं वो टीके लगाएंगे। तो इस चीज की इन्होंने तैयारी कर रखी है। ये जो बिल है, ये जो एक्ट बनाएंगे, इसके माध्यम से बहुत सारी ऐसी ताकतें इन लोगों के पास आ जाएंगी, इनके पास ऐसे जस्टिफिकेशन आ जाएंगे। जो पुराना एपिडेमिक एक्ट है अंग्रेजों के समय का, उसकी जगह इन्होंने नए सारे फंडे इसमें इस्तेमाल कर लिए हैं। किस प्रकार से लॉकडाउन लगाना है, किस प्रकार से तालाबंदी करके आप लोगों के सारा काम धंधे अर्थव्यस्त करने हैं, उस सब चीजों की इन्होंने तैयारी कर ली है इसके अंदर। और कैसे पेनल्टीज लगानी है, तो देखिए आगे लिखते हैं इसमें चैप्टर 3 के अंदर लिखते हैं, एनी कॉन्ट्रावेंशन ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल और ऑर्डर मेड और इशूड thereunder shall be punishable with a fine not exceeding 10,000 rupees। 10,000 रुपए तक का इन्होंने इसके ऊपर फाइन सेट कर दिया। आज तक आपने देखा कि जब तक फाइन नहीं था तब भी उन लोगों ने गुंडा टैक्स की तरह से बदमाशी करके उस टैक्स को लिया, वो फाइन आपसे कलेक्ट किया, जबकि उसका कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन यहां तो इन्होंने पहले से ही प्रावधान रख दिया है 10,000 रुपए तक का, ताकि आप लोग कुछ भी ना कर पाए। इस प्रकार की चीजें करने की कोशिश की जा रही है, और ये साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग आपसे डर चुके हैं, क्योंकि जागरूकता जो है बहुत चरम पे आ चुकी है इस समय पे। तो एडवोकेट साहब, एक सवाल मेरा ये है, जो पहले का एक्ट था और इस वाले एक्ट में, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा समझा दें। देखिए, इसमें पेनल्टीज वगैरह की बातें नहीं थी वहां पे, और वो बहुत ही पुराना एक्ट था। और सरकार ने, जो आपने देखा होगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को, जो उसकी कंडीशंस और वो कहा कि हमने इसको वापस ले लिया है, वो भी इस षड्यंत्र के तहत था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन दिखाई आप लोगों को कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हटा रहे हैं या हम उसकी रिस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं। एक्चुअल में इस एक्ट की तैयारी की जा रही है, और इसको लाके आपके ऊपर पूरा का पूरा एक टोटलिटेरियन सिस्टम को कंट्रोल करने की आपको पूरी कोशिश की जा रही है। इसके माध्यम से वो की जाएगी आपके ऊपर। ठीक है सर, एक लास्ट सवाल मेरा है, क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है एडवोकेट साहिल गोयल जी। मेरा लास्ट सवाल ये है, क्या
आप लोग जिस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, नीलेश ओझा आप हैं, तो क्या इस ये जो बिल है इसके अगेंस्ट जाकर आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं क्या? इस तरीके का प्रावधान वो है क्या? देखिए, हम डेफिनेटली इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आपको यह समझना होगा कि जब तक पब्लिक ओपिनियन नहीं बनता है इस तरीके की बड़ी चीजों के लिए जिसके अंदर बहुत बड़े लोगों की स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, जब तक कि पब्लिक का ओपिनियन नहीं बनेगा, पब्लिक इन चीजों के खिलाफ बोलना नहीं शुरू करेगी, तो आप ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कागजों से रिलीफ मिल जाएगा। तो वहां पे हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पहले भी की है, अब भी करेंगे, लेकिन वहां से आपको पूरा रिलीफ नहीं मिल पाएगा जब तक कि जनता जागरूक होकर अपने हकों के लिए आवाज नहीं उठाएगी। आपको बोलना होगा, आपको समझना होगा इनके अंदर क्या बातें लिखी हैं, क्यों लिखी गई हैं ये सब बातें। आपको उसके खिलाफ बोलना शुरू करना पड़ेगा। उसके बिना अगर आप उम्मीद करते हैं कि वहां से आपको सारा आउटपुट मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वहां से आपको पूरा आउटपुट मिल पाएगा, क्योंकि आपने आधार कार्ड वाले केस के अंदर भी देखा कि कोर्ट्स ने ये कह दिया कि आधार कार्ड वॉलंटरी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आधार कार्ड के साथ क्या किया जाता है, आपको आधार कार्ड के बिना क्या इस तरह की फैसिलिटीज मिलती हैं, वो आप अच्छे से जानते हैं। एक आम आदमी के लिए बार बार हर चीज के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस प्रकार से अगर आप सोचते हैं कि आपको रिलीफ मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। आपको किसान आंदोलन को भूलना नहीं चाहिए कि अगर किसान भी इस प्रकार से ये सोचते कि हाँ कोर्ट्स में केस चल रहे हैं और उसी पे डिपेंडेंट होके अगर वो नहीं निकालते रोड के ऊपर वो चीज, तो आपको क्या लगता है कि वो हटाए जाते इस प्रकार से? और आपको यह समझना होगा कि कोर्ट्स जो हैं वो इंटरप्रिटेशन करती है। जिस भी प्रकार के कानून या किसी भी प्रकार का एक्ट्स और पॉलिसीज सरकार बनाती है, उसके ऊपर वो लोग जजमेंट्स देते हैं। वो जजमेंट्स जो होती हैं वो किसी 2 जज या 4 जज या सिंगल जज की उनकी जो एक जजमेंट होती है वो उनका एक ओपिनियन होता है। उनकी समझ के अकॉर्डिंग वो अपनी चीज लिखते हैं, उसके अंदर बताते हैं कि हाँ हमारे अकॉर्डिंग ये चीज है। तो जजमेंट क्या पलटी नहीं जाती हैं? जजमेंट्स भी पलटी जाती हैं। सो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन अ फैक्ट एंड अजम्पशन एंड प्रिजम्पशन। तो कुछ चीजें एज्यूम प्रिज्यूम करके और उसके ऊपर कुछ ओपिनियन दिए जा रहे हैं, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। बट फैक्ट जो होता है फैक्ट फैक्ट ही रहता है। आपको उस पर स्टिक करना होगा। आपको यह देखना होगा कि आपके हक की लड़ाई है ये, तो आपको ही बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलेंगे, आप सोचते हैं कि देश के अंदर 2-4 लोग ही आपके हक की लड़ाई लड़ लेंगे और उससे आपको आजादी मिल जाएगी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आप नहीं उठेंगे तो ये गुलामी आप सबको मिलेगी और आपके बच्चों तक आपको मिलेगी। बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा आप लोगों को अगर आप लोगों ने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं रोड और कोर्ट दोनों का रास्ता चुनना पड़ेगा तमाम जी लोगों को। बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो और इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, एक हमने पिटीशन तैयार किया था, क्योंकि इस एक्ट के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं, आपके जिला कलेक्टर जो होते हैं, उन्हीं को पास जानी है, उनको ही पावर्स मिलनी है। और ये जो एक इमरजेंसी पिटीशन था सेक्शन 76 वाला, ये भी आप लोग इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाला जो है, ये इसके अंदर 34 पॉइंट्स थे। इनमें कुछ अच्छा इन्होंने अच्छा काम इन्होंने भी किया था। हमारे तमिलनाडु रिफॉर्म मूवमेंट्स वाले जो हैं उन्होंने भी किया था, श्री जयसीलन जो हैं। और इसमें हमने कुछ पॉइंट्स और ऐड किए थे, कुछ पॉइंट्स उन्होंने किए थे। अभी हमने इसमें 34 पॉइंट्स ऐड कर दिए अभी के लिए। तो आप लोग इस पिटीशन को जरूर डालिए। ये इमरजेंसी पिटीशन है फॉर सीकिंग द एविडेंस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे आपको जो है फ्रॉम के अंदर अपना नाम एड्रेस लिखना है, टू के अंदर आपके जो भी नजदीकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको, या आप किसी और जिले वाले को भी भेजना चाहते हैं तो उनको भी भेजिए। और इसके ऊपर आपको कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि आपको ये जिस तरह की ये कोर्ट फीस की टिकट होती है, इस प्रकार की आपको ये एक बार के लिए आप 20 रुपए की टिकट लगा सकते हो। यहाँ पे ये कोर्ट फी की टिकट होती है, देख सकते हैं आप। तो ये टिकट आपको यहाँ लगानी है। ये लगा के आपको और किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, ये आप पिटीशन खुद से भेज सकते हैं। ये आप ही लोगों के लिए तैयार किया गया है। और ये पिटीशन आपको मेरे नाम से जो चैनल है टेलीग्राम पे, एडवोकेट साहिल गोयल के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और फेसबुक पे भी और ट्विटर पे भी, जहां जहां मैं पॉसिबल हुआ सभी जगह पे सेंड किया है इसको।
तो आप इसको जरूर लगाइए, क्योंकि इसके माध्यम से आप उनको ये जता रहे हैं कि आपको पता है कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। और बहुत से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को खुद को नहीं पता कि ये सारा गेम क्या चल रहा है, वो बेचारे खुद पिस रहे हैं इस सारी कहानी के अंदर अपनी नौकरी बचाने के लिए, और उनको जिस प्रकार के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आपने खुद को भी बचाना है और आपने उन जिला अधिकारियों को भी बचाना है जिनके साथ बेचारों के साथ गलत हो रहा है और वो बेचारे खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जब उनके पास इस प्रकार के पिटीशंस इकट्ठे हो जाएंगे तो ऊपर तक ये मैसेज जाएगा, वो कहेंगे कि लोग जागरूक हो गए हैं और लोग इस प्रकार के पिटीशन डालना लोगों ने शुरू कर दिया है। तो वो इस प्रकार की चीजें जो है सिस्टम में ऊपर तक बात पहुंच जाएगी और वो इस प्रकार की गलत चीजें जो है करने से पीछे हटेंगे। जी। तो दोस्तों, ये एडवोकेट साहिल गोयल जी थे, लगातार संघर्ष कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए जो अभी भी डिप्रेशन में हैं इस पूरे प्लान में या इस पूरे षड्यंत्र में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका एडवोकेट साहिल गोयल जी हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत जी धन्यवाद। नमस्ते आप सभी को, वंदे मातरम। और आप लड़ते रहिए, डर के आगे जीत है वो, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक वाला नहीं, उसको तो हम बाइकआउट करते हैं, लेकिन वैसे डर के आगे डेफिनेटली जीत है। और आपको जब आप अपने डर से जीत जाएंगे तो ये लोग तो कुछ भी नहीं है आपके आगे, कुछ भी नहीं है, इन लोगों की पावर कुछ भी नहीं है। आपकी पावर सबसे ज्यादा है, बशर्ते आप अपनी पावर को जानते हो और आप अपने जो अधिकार हैं उनको इस्तेमाल करते हो। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। वंदे मातरम, शुक्रिया। इनकलाब।